दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। आज जो टॉपिक है दोस्तों वो कांग्रेस सेशंस का चल रहा था। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे ना, उसका एक पार्ट आ चुका है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो है। अभी इसका पार्ट 2 है। हम लोग 1896 तक के पढ़ चुके थे, अब आगे हंसते मुस्कुराते हुए आपको याद कराएंगे। इसमें दोस्तों सबसे जो आगे बढ़ने मतलब पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हैं तो 1901 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट याद करनी है। एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ये आप याद कर चुके हैं, वो अभी बीच बीच में पूछेंगे साहब। ठीक है, 1901 का जो अधिवेशन हुआ दोस्तों, उसकी अध्यक्षता करी दिनशा वोचा ने। ठीक है, ये अजीब सा नाम है लेकिन ये अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। दिनशा वोचा नाम है उनका, दिनशा वाचा। ठीक है साहब, दिनशा वाचा वाला जो इम्पोर्टेंट है अधिवेशन, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस पहली बार ऐसा कोई अधिवेशन हुआ जिसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। कई लोगों को ये बात पता नहीं है, उन्हें लगता है कि 1924 वाला जो अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता करी थी, कि बस यही अधिवेशन है जिसमें गांधी जी शामिल हुए। ऐसा नहीं है, गांधी जी पहली बार किसी अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो 1901 वाले अधिवेशन में। ठीक है, तो पहली बार गांधी जी शामिल हुए। ठीक है, पहली बार गांधी जी शामिल हुए थे साहब। ठीक है, लिखते जाना दोस्तों, अपना जो नोट्स वोट्स है आपका वो रेडी रखो, छापना शुरू कर दो। हम बार बार याद भी कराएंगे आपको, लेकिन एक जगह लिखा रहेगा तभी तो काम चलेगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर नहीं भेजेंगे क्योंकि हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि सिर्फ करंट अफेयर्स के चैनल का और इकोनॉमिक्स का वीडियो आपको भेजा जाएगा। बाकी ये आप अपनी मेहनत करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दिनशा वाचा ने अध्यक्षता करी 1901 के अधिवेशन की, जिसमें पहली बार गांधी जी शामिल हुए। ठीक है, पहली बार गांधी जी शामिल। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये अधिवेशन हुआ कहाँ। तो कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों। ठीक है, कलकत्ता में ज़्यादातर अधिवेशन ये कलकत्ता, बम्बई ऐसी जगह हुए थे। तो कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ 1901 वाला। दिनशा वोचा ने इसकी अध्यक्षता करी और गांधी जी इसमें पहली बार शामिल हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला अधिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है 1905 का। ये वाला तो अधिवेशन आपको याद होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि इस वाले अधिवेशन में आपको टेंशन नहीं है क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा ना। बनारस में ये अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वाराणसी, काशी में। ठीक है, इसके बारे में तो ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं कि 1905 वाले जो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, इसके बारे में तो सभी लोगों को सब कुछ पता है क्योंकि ये अधिवेशन बहुत सालों से महत्वपूर्ण है, हमेशा आया है। तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने अध्यक्षता करी। तू बन जा गली बनारस की, तुझे रात क्या कैसे करना है, तुझे सांझ तलक देखूं तुझको। तो गोखले साहब एकदम दूरबीन लगा के बनारस टकटकाते हुए देखते रहे। वो भी कब देखते रहे, 1905 में। ठीक है, आपको दोस्तों अगर हिस्ट्री आपने ठीक से पढ़ी हो तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ है। तो स्वदेशी जो आंदोलन था उसकी रूपरेखा भी इसमें रखी गई। भाई 1905 में हो रहा ना, तो स्वदेशी आंदोलन का इसमें को लेके इसमें मतलब चर्चाएं बहुत की गई थी। ठीक है, तो कल वर्णन कह लो, या वर्णन तो नहीं कह सकते, कोई रिटन में तो नहीं चला, लेकिन मतलब स्वदेशी आंदोलन के बारे में रूपरेखा कह सकते हो आप इसकी। ठीक है, उसके बारे में रखा गया। और जो बंगाल विभाजन हुआ था उसकी आलोचना की गई। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की आलोचना की गई है इसमें। वो तो जाहिर सी बात है ना, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, तो बंगाल विभाजन की आलोचना भी किसमें की गई है, 1905 के बनारस अधिवेशन में। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया दोस्तों। लिखते जाना, देखो लिखते जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा ना। लिखते जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, लिखते जाओ भाई लगातार। पेन गिर गया इसका। तो बंगाल विभाजन की जो आलोचना किसमें की गई है, 1905 के बनारस अधिवेशन में। किसने अध्यक्षता की है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये इससे कहते रहते थे, तू बन जा गली बनारस की, मैं सांझ तलक देखूं तुझको। स्वदेशी आंदोलन की भी रूपरेखा इसमें रखी गई। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग दोस्तों। ठीक है, अब क्या हुआ साहब, अब आपको आगे समझना है। 1905 के बाद दोस्तों 1906 आ गया। ठीक है,
1905 के बाद 1906 आ गया। 1905 में साहब स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसकी रूपरेखा 1905 वाले में रखी गई। अब 1906 में अगली साल दोस्तों बनारस से सीधे चले गए कलकत्ता। कहाँ चले गए? कलकत्ता। ठीक है। और कलकत्ता 1906 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? अब भाई आपको सोचो कि साहब बंगाल विभाजन हो गया, स्वदेशी आंदोलन भी प्रस्तुत हो रहा है, तो अब किसी बड़े व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो इस चीज़ों को, मूवमेंट को संभाल पाए। तो सबसे बड़ा कौन होता है? दादाजी। दादाजी आ गए साहब। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ। ठीक, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ। दादाजी को लाना पड़ा क्योंकि 1905 में साहब बंगाल विभाजन हो गया, बात बिगड़ गई। तो भाई बड़े लोग ही तो आएंगे बात बनाने के लिए। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी बड़े आदमी है, बढ़िया आदमी है। तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया दादा भाई नौरोजी ने। कौन से अधिवेशन में किया? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार ऐसा हुआ कि स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, पहली बार कांग्रेस के मंच पर, ठीक, कांग्रेस का मंच ही तो ये पूरा, कांग्रेस के मंच पर स्वदेशी स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, स्वराज, ये थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर दिया, शब्द का प्रयोग किया गया है। यार दोस्तों लिखते रहो, लिखते रहोगे तो बाद में रिवीजन भी करने को मिलेगा। ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। क्यों दादा भाई आए? क्योंकि भाई बड़ा आदमी चाहिए था। तो दादा से बड़ा कौन होगा? ठीक है, बाप से भी, बाप का भी बाप है। तो दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के मंच पर। कब हुआ है? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आगे अपन 1906 का साहब अधिवेशन हो गया, तो उसके बाद आएगा 1907। ठीक, ये आपने हमेशा पढ़ा होगा 1907 का अधिवेशन। अब देखो दोस्तों कहानी थोड़ी सी बताएं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में दादाजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कर दिया। अब यहाँ पे थोड़े मनमुटाव बढ़ने लगे कांग्रेस में। कुछ लोग थे गरम दल वाले, जिनका एकदम जोश था, जिनके अंदर खून एकदम गर्म था, एकदम जवानी उनकी उफान मार रही थी। ठीक है, कुछ लोग थोड़े से बूढ़े बुजुर्ग टाइप के थे, ठंडे पड़ गए थे थोड़े से। तो कुछ लोग कैसे थे? उदार टाइप के। ठीक है, मतलब कि उन्हें क्रांतिकारी घटनाओं से मतलब नहीं था, वो अपना ये सोचते थे कि बात करने से ही बात बन जाए तो ठीक है। ये लोग सोचते थे गरम वाले, बात करने से कुछ ना होगा, सीधे लड़ाई लट्ठ चलेंगे अब तो सीधे। ठीक है, तो 1906 1907 आते आते ये दोनों आपस में कांग्रेस में एक दूसरे के विरोधी हो गए। ये सोच रहे थे तलवारें चलेंगी, ये सोच रहे थे मुंह चला के ही काम कर लेते, तलवारें चलाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 1907 आते आते भसड़ हो गई। और भसड़ क्या हो गई कि ये दोनों आपस में लड़ने लगे। तो 1907 में हुआ सूरत का अधिवेशन। ठीक है, सूरत का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने करी दोस्तों? रास बिहारी घोष ने। ठीक है, रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसी अधिवेशन में ऐसा हुआ कि सूरत में फूट पड़ गई। सूरत फूट भी कहते हैं इसे। फूट किन में पड़ गई? गरम दल और नरम दल वालों में। यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस में पहले सभी लोग शामिल थे, जैसे हमारा घर है, मान लो आपका घर होगा, उसमें सभी लोग रहते होंगे, साथ में रहते हैं, गरम दल नरम दल सभी, कुछ गुस्सा कर देते होंगे, कुछ प्यार वाले होंगे ना। अब जब बात ज़्यादा बिगड़ जाती है तो अलग अलग हो जाते हैं। शादियों के बाद अक्सर होता है कि भाई भाई अपना अलग अलग सेटअप कर लेते हैं। बीवी आ जाती है, बीवियाँ फिर खाना फूसी कर देती होंगी, लिवर लिवर कर देती होगी ऐसा, मतलब बीवियाँ नहीं करती, माहौल ही ऐसा हो जाता है। बीवी तो सबकी वाइफ चाहती है, सब हर इंसान चाहता है खुशी खुशी ज़िंदगी चले। बीवियाँ भी यही चाहती हैं कि ज़िंदगी खुशी खुशी चले, लेकिन उनकी कोई समझ नहीं पाता, आपस में कलेशें होती हैं। तो वैसी कलेशें मच रही थी, फिर उन्होंने कहा न्यारे हो जाते हैं साहब। न्यारा मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो कांग्रेस का साहब न्यारा हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। और किस में हुआ विभाजन? गरम दल वर्सेस नरम दल। गरम दल वाले अलग हो गए, नरम दल वाले अपने अलग हो गए। गरम दल अपने कांग्रेस से बाहर हो गई, ये लोग बाहर हो गए, ये अपना घर छोड़ के चले गए कांग्रेस का, ये लोग अपना यही काम करते रहे। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस का
विभाजन हो गया, गरम दल वर्सेस नरम दल के बीच में ये विभाजन था और गरम दल इससे कांग्रेस से बाहर हो गया। ठीक दोस्तों, आगे समझते हैं अब अच्छा इंपोर्टेंट वाला अधिवेशन। अगला जो इंपोर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों 1911 का। ठीक है, इसके बाद हम फिर रिवाइज करेंगे, रिवाइज भी तो बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों थोड़ा सा कलर तो बदलना है, एक ही कलर चला चला जा रहा है, जिंदगी रंगीन होनी चाहिए। 1911 का अधिवेशन ये दोस्तों हुआ कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ। इसकी जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? विश्व नारायण धर। जो इंपॉर्टेंट है वही समझाए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, विश्व नारायण धर। ठीक है, धर धल्ली है साहब। ठीक है, विश मतलब इच्छा, इंग्लिश में कहते हैं ना विश। तो साहब कोई व्यक्ति बैठे जिनका नाम विश है, तो पहली बार कुछ इच्छा हुई। विश मतलब इच्छा। आपको ये कहानी इस तरह से ऊट पटांग समझाता हूँ बस कैसे भी आपका गोला भर जाए। ठीक है, तो विश माने इच्छा। तो पहली बार कुछ इच्छा हुई कि कांग्रेस में कुछ बढ़िया और गाया जाए, कुछ अच्छे गीत गाए जाएं बढ़िया से। तो विश्व नारायण धर की विश थी कि कुछ गाया जाए साहब। तो पहली बार जनगण मन गा दिया। ठीक है, तो पहली बार दोस्तों जनगण मन गाया गया है। कौन से अधिवेशन में गाया गया है? 1911 वाले अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने की थी। ठीक है, तो पहली बार क्या गाया गया दोस्तों? पहली बार गाया गया जन मन गण। जन मन गण मतलब अपना भारत का जो राष्ट्रगान है ना, आप लोग गाते होंगे, 52 सेकंड में गाते हो। पहले तो स्कूलों में डेली गपता था, अब अपन लोग स्कूल ही नहीं जा पाते। ठीक है, कभी कभी ऑफिस में हो जाता है, कभी कभी नहीं। तो आप लोग तो कहाँ अब स्कूल जा रहे होगे, है ना। तो पहली बार जनमन गण गाया गया था किसमें? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अभी आपको हमने याद कराया था पिछली वीडियो में कि 1896 वाला जो अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? बताओ, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। सोचो किसने करी थी, याद करो। रहीमतुल्लाह सयानी ने। भूल गए तुम? अरे भूलने नहीं है। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी ने 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1900 पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। जबकि जनगण मन पहली बार कब गाया गया है? 1911 में। ठीक है दोस्तों, एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे अपन रिवीजन। ठीक है, एक और लिख लो। अगला है दोस्तों, वो है 1916 का अधिवेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद फिर रिवाइज करेंगे। 1916 का अधिवेशन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होगा। अभी हमने आपको बताया था कि 1907 में सूरत में विभाजन हुआ था, फूट पड़ गई थी, अभी याद कराया था। अब दोस्तों जब भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है तो कुछ दिनों तक बोलचाल बंद हो जाती है। ठीक है, भाइयों भाइयों में ऐसा हो जाता है। अच्छा, अभी आपकी शादी नहीं हुई इसलिए आपको नहीं आइडिया होगा। शादी के बाद अक्सर इन घरों में मैंने देखा है, मेरे समाज में भी, आपके समाज में भी, आप देखना शादी के बाद भाइयों भाइयों में पता नहीं कौन सी मिर्ची लग जाती है। अभी आप लोगों में से कई लोगों की शादी नहीं हुई है इसलिए नहीं आइडिया, हम लोग तो देख लेते हैं, घर 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 की कहानी है ये। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध हो गए, प्रथम विश्व युद्ध, इसका मतलब है बोलचाल बंद हो जाती है। मन तो कर रहा है बात करूं लेकिन कोई पहल नहीं करता। अभी अच्छा शादी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, बाबू सोना तो चल ही जाता है, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बना ही रखे हैं, एक एक तो कम से कम होगा ही, हो सकता है एक से ज़्यादा भी बना रखा हो, लेकिन एक एक तो होगा। तो जब लड़ाई हो जाती है, 1907 में तो लड़ाई हो गई, याद है, सूरत में, तो कुछ टाइम लगता है सॉरी बोलने में, मन मुटाव ख़त्म करने में। तो 1907 में जो फूट डली थी वो 1916 में सॉरी बोला गया। ठीक है, और कोई मजबूत आदमी आया बीच में जिसने ये सॉरी बुलवा के सबका पैचअप करवाया। तो वो मजबूत आदमी थे दोस्तों मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, इनकी अध्यक्षता में 1916 का अधिवेशन हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, इनका साहब नाम आपको याद रखना, ये बहुत बार पूछे गए हैं। मजबूत आदमी चाहिए ना भाई, फूट डली थी, फूट को सुलह करवाने के लिए एक मजबूत आदमी चाहिए था, तो मजबूत मतलब मजूमदार। ठीक है, ये अधिवेशन दोस्तों कहाँ हुआ? अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, तो पैचअप करवाने के लिए लखनऊ बुलाया गया था साहब। ठीक है, इसमें क्या हुआ दोस्तों? पैचअप हो गया। ठीक है, पैचअप समझ रहे हो?
पैचअप करने का दोस्तों देखो, प्यार मोहब्बत के मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड कर नहीं कह रहा कि मेरा कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन और जो दोस्त है ना उनका आइडिया मुझे बहुत रहता है। आप लोगों के बीच में अगर झगड़े होते हो आपस में, ठीक है, देखो कोई बुराई नहीं है, अगर आप लोग शादी नहीं हुई लेकिन प्रेम करते हैं तो गलत थोड़े नहीं है। अगर आपकी लाइफ में झगड़े हो रहे हैं जैसे अभी कांग्रेस में हुए, तो सबसे अच्छा तरीका इसका दोस्तों क्या है कि दो शब्द भगवान ने ऐसे बना दिए जो सारी चीजें सही कर सकती हैं। पहला शब्द है दोस्तों सॉरी, और दूसरा शब्द है थैंक यू। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि नो सॉरी नो थैंक्स, पिक्चर में कहते हैं ना कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स, सब फर्जी बात है। हर इंसान चाहता है कि अगर सामने वाला गलती करे तो बस वो मुझसे एक बार सॉरी बोल दे, बात खत्म। सॉरी बोल दो सबसे अच्छा रहता है दोस्तों। मैं तो बोल देता हूँ, अगर मुझसे गलती नहीं भी हुई है, मुझे पता है कि गलती उसकी है, मेरी नहीं है, मतलब कोई लड़की की बात नहीं कर रहा, किसी की भी, चाहे लड़की भी हो तब भी, भैया भाभी हो, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, पापा मम्मी हो, एनीथिंग, आप लोग हो, दोस्ती यारी हो, कोई भी, मैं सॉरी बोलने में पीछे नहीं हटता। एक बार झुक के सॉरी बोल दो। मेरे में तो इतनी हिम्मत है कि अगर कोई लड़की मुझसे नाराज हो जाए और 500 लोगों की भीड़ हो तो मैं उससे कान पकड़ के ऐसे ऐसे करके सॉरी बोल लूंगा, भाई तुम खुश रहो, क्योंकि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो ना। बाकी लोग 500 जो लोग हैं मेरे लिए ज़रूरी रही है, तुम अगर मेरे साथ हो तो ठीक है। तो ऐसे सॉरी बोल दिया करो और थैंक यू भी बोला करो। अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो उसको ये अपना प्यार जता दिया करो कि यार तुम मेरे लिए इतना सोचते हो। ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं, लाइफ लेसन्स में बीच बीच में देता रहता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है ना। इसलिए खुश रहोगे अगर सॉरी बोल दोगे। क्यों ईगो इतना, मेल ईगो रखना, फीमेल ईगो रखना, लड़कियां भी ईगो कम नहीं रखती है, लड़के भी ईगो कम नहीं रखते। अरे ऐसी तैसी में जाए ईगो, सॉरी बोलो। यहाँ यही तो हुआ था 1916 में, जो पैचअप हुआ वो सॉरी और थैंक यू पे हो गया। मजूमदार जी ने मजबूती से दोनों को मिलाया, काम खत्म। तो पैचअप किनका हुआ दोस्तों? गरम और नरम दल वालों का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पैचअप हो गया गरम दल और नरम दल वालों का। और कब हुआ था? ये 1916 में अधिवेशन में हुआ था। एक चीज दोस्तों और याद रखनी है, आपने मुस्लिम लीग का नाम सुना होगा। अब क्योंकि ये पूरी हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे तो मुस्लिम लीग आपको सारा बताएं, तो मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार नाम से एक प्रक्रिया आई थी। हो सकता है आपको नहीं पता हो सकता आपको पता भी हो, ये कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझेंगे। मार्ले मिंटो एक अधिनियम आया था 1909 में। इस अधिनियम में ये कहा था कि जो मुसलमान लोग हैं उनके लिए अलग से चुनाव होगा, हिंदुओं के लिए, दलितों के लिए अलग से चुनाव होगा। तो इस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी फूट डल गई थी आपस में 1909 में। किस किस में डली थी? मुस्लिम लीग और वर्सेज कांग्रेस, इनमें भी आपस में बोलचाल बंद हो गई, क्योंकि ये अधिनियम आ गया था 1909 का। यहाँ पर भी आपस में सॉरी और पुच्चा पुच्ची हो गई, आपस में पुच्ची पुच्ची कर ली दोनों ने, और फिर दोनों लोग 1916 में मिल गए। तो 1916 के अधिवेशन में सिर्फ गरम और नरम दल का ही पैचअप नहीं हुआ, साथ में एक पैचअप और हुआ था। किसका पैचअप हुआ था? वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, ठीक है। मुस्लिम लीग की पुच्चा पुच्ची हो गई थी, बढ़िया से होठ बना दो, इसमें होठ नहीं बना पाऊंगा ना पुच्चा पुच्ची हो गई, दिल बना देता हूँ बढ़िया, ये देखो दिल बन गया, ठीक है, यहाँ ऐसे दिल बन गया, इसका भी दिल बनाओ। इन दोनों में साहब मुस्लिम लीग और कांग्रेस में पुच्चा पुच्ची हो गई थी। कब हुई थी दोस्तों? अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साहब। अगला जो दोस्तों है वो है 1917 का। यहां तक पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी भूल ना जाओ आप लोग। तो कांग्रेस अधिवेशन अपन ने यहाँ से शुरू किए। 1901 का दिनसा वोचा साहब, पहली बार गांधी जी ने हिस्सा लिया था, कलकत्ता में 1901 का अधिवेशन हुआ था दिनसा वोचा की अध्यक्षता में। 1905 में तू बन जा गली बनारस की, तुझे रात तलक देखूं तुझको, गोखले जी गाना गा रहे थे, गा से गोखले गा से गाना गा दिया, तू बन जा गली बनारस की। और इसमें स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई, बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। 1906 में कैलकाटा अधिवेशन फिर हुआ, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था तो कुछ बड़े आदमी को बुलाना पड़ा अगली साल, तो दादा भाई आ गए साहब, ठीक है, दादा भी है भाई भी हैं। और पहली बार कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया?
कांग्रेस के 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, फिर 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ जहां पर कांकलेश मच गई साहब, फूट पड़ गई, तुम मेरी सुनते नहीं हो, है मैं नहीं बोल रही तुमसे, तो वही कहानी बन गई यहाँ पे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो ये गरम दल और नरम दल आपस में लड़ते रहे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, इतने लड़ लिए कि ये फूट पड़ गई। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे, फूट वाली रास बिहारी घोष साहब। फिर 1911 में विश नारायण धर कलकत्ता में अध्यक्ष बनते हैं। इनकी विश थी कि कोई गाना गाया जाए, तो इन्होंने पहली बार इसी अधिवेशन में जन गण मन गब्बा दिया साहब। ठीक, विश उनकी पूरी हो गई। फिर मजबूत आदमी को बुलाया गया क्योंकि साहब पुच्चा पुच्ची करवानी थी बड़े बड़े लोगों में, तो मजूमदार आ गए मजबूत आदमी 1916 में। और ये पुच्चा पुच्ची कहाँ हुई, लखनऊ में आराम से एकदम गोमती रिवर फ्रंट पर बैठे गए होंगे, एकदम पिक्चर बना दी पूरी। तो पैचअप किन किन में हुआ, गरम दल और नरम दल वालों में, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस वालों में। ठीक है, अब हम एक चीज़ दोस्तों आपको याद रखनी है, 1916 वाले में जब पैचअप हो गया, ठीक है, गरम दल और नरम दल का पैचअप होगा ना, तो इसी वाले अधिवेशन में एक डायलॉग बाजी भी चली। ऐसा भी होता है जब पैचअप हो ना, तो आदमी कहता है ठीक है इस बार मान गई हूँ, लड़की बोल देती है इस बार मान गई हूँ, आगे से नहीं मानूंगी। लड़का भी कह देता है अगर तुमने आगे से गलती करी तो सोच लेना। तो कोई डायलॉग बाजी चलती है, तो एक डायलॉग बाजी चली और इसी अधिवेशन में डायलॉग मारा गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। बताओ किसका डायलॉग है ये, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये वाला डायलॉग किसका है बताओ, कुछ अता पता है कि भूल गए। ये जो कथन था वो किसका है, बीजी तिलक का है, बाल गंगाधर तिलक जी का। ये स्टेटमेंट जो बोला गया वो 1916 के अधिवेशन में ही बोला गया था। यूपीएससी में ये पूछा गया है, ये थोड़ा नहीं पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है, ये तो बचपन से सुन रहे हो आप। कब बोला था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी, मजबूत आदमी ने। ठीक है, मजूमदार साहब। फिर दोस्तों 1917 का अधिवेशन हुआ। 1917 का अधिवेशन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी महिला अध्यक्ष को इसका अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया। और ये अधिवेशन दोस्तों हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, और पहली बार ऐसा हुआ 16-17 सालों में। गाना सुना है आपने, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो 17 ही से याद रखना कि ऐसा पहली बार हुआ 17 में, 1917 में, कि जब किसी लेडीज को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। और वो लेडीज थी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट वो लेडीज थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। ठीक, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। क्लियर है दोस्तों। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, जो पहली बार ऐसा हुआ 17-18 सालों में। तो 1917 कलकत्ता प्रथम महिला अध्यक्ष बना दी गई। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है वो है 1919 का अधिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 1919 का अधिवेशन, 1917 के बाद 1919 का। ये दोस्तों हुआ है अमृतसर में। क्यों हुआ अमृतसर में, याद करो। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पंजाब में ही है जलियांवाला, अमृतसर में ही जलियांवाला बाग है। तो अमृतसर में ही ये हुआ जलियांवाला बाग कांड की निंदा करने के लिए। जहां कोई घटना हुई वहीं करा दिया। तो ऐसे तो सिंपल याद ही रहेगा, जलियांवाला बाग से आप मैच कर लेना। अमृतसर में दोस्तों हुआ और ये अध्यक्षता करी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। जवाहरलाल नेहरू के ये पापा हैं। ठीक है, अध्यक्षता हो गई। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा होगी। तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड की इसमें निंदा की जाएगी, क्योंकि 1919 में ही हो रहा है। तो इसकी निंदा की गई, जलियांवाला कांड की निंदा। दोस्तों लिखते रहना। ठीक है, अभी आपके एग्जाम में देखो टाइम नहीं बचा है, लिखते रहोगे तो आसान हो जाएगा। बाकी दोस्तों हमने एक टेलीग्राम पे पहल शुरू करी है, आपको पता ही होगा। हम यहाँ पे 10-10 मिनट का वीडियो डेली डाल रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, ताकि आप रट रट के कैसे भी एग्ज़ाम पास करो। मैं तो दोस्तों सच में ये चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। भाई हम लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अभी आगे बढ़ने का कोशिश कर रही है हमारी टीम। धीरे धीरे होगा, क्योंकि अब देखो नौकरी भी करनी है, यूट्यूब भी संभालना है
और भी कई काम चल रहे हैं, फैमिली भी संभाल रही है, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, जैसा है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो प्रयास तो कर ही रहे हैं। मतलब बहुत मलाल नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी आप लोग जिनमें से जो लोग सिलेक्टेड नहीं है वो पूरा प्रयास करें, क्योंकि हम लोग दोस्तों ऑलरेडी सिलेक्टेड है और फाइनेंशियली भी मतलब कई जगह मुंह मारते रहते हैं ना, पैसा जहाँ से मिलता है वहाँ से हड़प लेते हैं, मतलब बिजनेस चलाते रहते हैं। तो आप लोग बिजनेस में भी तो तभी आ पाएंगे ना जब फाइनेंशियल थोड़ी से स्ट्रांग बनेंगे, कैपिटल होनी चाहिए ना, पैसे से पैसा बनता है। तो पैसा कमा लो, नौकरी वोकरी लगाओ जल्दी से भाई, ठीक है। तो जलियांवाला कांड की निंदा याद रखना, इस बार अगर फेल हो गए तो लठिया तैयार है अपनी समझ भैया की, प्यार ही प्यार नहीं बरसता यहाँ से, क्रोध के गोले भी बरसेंगे फिर, ठीक है। जलियांवाला बाग की निंदा हुई दोस्तों। ये एक ऐसा अधिवेशन था जो थोड़ा सा सैड रहा। क्यों सैड रहा? क्योंकि एक तो इसकी जलियांवाला कांड की निंदा हुई, एक सैड इसलिए भी रहा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भाग लेने के लिए, बाल गंगाधर तिलक नाम सुना है ना, वो इसमें आए। और इस अधिवेशन मतलब ये जो अधिवेशन था वो ऐसा आखिरी अधिवेशन था जिसमें तिलक जी ने भाग लिया। इसके बाद तिलक जी की मृत्यु हो गई। तो ये पीसीएस में पूछा जा चुका है कि बीजी तिलक ने ऐसे कौन से अधिवेशन में आखिरी बार सहभागिता की थी, ठीक है। तो तिलक जी जो हैं, बीजी तिलक, तिलक मतलब तिलक जी का ये आखिरी शामिल होने वाला अधिवेशन था ना, ठीक है, समझ गए। तिलक जी का आखिरी, ऐसे लिख दो, तिलक जी आखिरी बार शामिल, सबसे बढ़िया, तिलक जी आखिरी बार शामिल। मतलब कुल मिला के आपको मेंस की आंसर तो लिख नहीं रहे, मेंस का आंसर तो चल नहीं रहा, एक नोट से बन जाए ताकि याद रहे, आखिरी बार इसमें शामिल हुए किसी अधिवेशन में, ठीक। आपने ये भी समझ लिया, ओके साहब। तो 1919 का अमृतसर में होना था, पंजाब में कांड हुआ था जलियांवाला बाग, वहाँ ये आखिरी बार ये भी शामिल हुए। इसके बाद ये बेचारे नहीं रहे तिलक जी, मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भी आपने समझ लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, 1920 का, ठीक है। मेरे जो दोस्तों नोट्स हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री के, बगल में रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे को वैसे पूरा याद है, लेकिन मैं देख लेता हूँ बगल में नोट्स से, कहीं कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट ना छूट जाए। तो बीच बीच में जो बोर्ड से गायब चला जाता हूँ ना, फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ, मतलब मैं कुछ देखने जाता हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। वैसे तो मुझे ये मुँह जवानी याद है सारे, कम से कम 250 बार पढ़े हैं तो याद तो रहेंगे ही। 1920 का अधिवेशन दोस्तों, ये हुआ है नागपुर में। कानपुर नागपुर, पाप हमारे बचपन में कहते हैं ना, कानपुर से नागपुर की दूरी कितनी है? 1 बिलस्त की हिसाब, हमारे यहाँ बिलस्त कहते हैं इसको, मतलब हाथ का जो पंजा होता है ना, बचपन में से खेलते थे। तो 1920 नागपुर में ये अधिवेशन हुआ दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं CV राघवाचारी, ठीक है, CV राघवाचारी। 1920 का नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता राघवाचारी साहब ने की, ठीक है। अच्छा, 1920 की राघवाचारी ने कर ली। अब याद करो 1920 में कुछ स्पेशल क्या हुआ था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1920 में। तो असहयोग आंदोलन की जो प्रस्तुति की गई, मतलब अनुमोदन दिया जाता है ना, कोई कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा शुरू हो रहा है तो गांधी जी कांग्रेस में एक हिस्से ही हैं, तो उस कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया इसमें, ठीक है। तो अनुमोदन का मतलब अप्रूवल दिया गया। तो असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किस अधिवेशन में दिया है? नागपुर में। असहयोग आंदोलन का अनुमोदन मिला, ठीक है दोस्तों, लिखते जाना, ठीक है। हम तो इसीलिए स्पीड बहुत स्लो रखते हैं ताकि आप साथ साथ लिखते रहो, नहीं तो 15 मिनट में लिवर करके 2 मिनट में कांग्रेस का अधिवेशन खत्म। लेकिन हम चाहते हैं कि भैया एकदम खेत नहीं, फसल नहीं काटनी है, धीरे धीरे आराम आराम से समझो, लंबे समय तक याद रखना है। 1920 का नागपुर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? राघवाचारी। असहयोग आंदोलन का अनुमोदन इसमें दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक चीज और है दोस्तों, वो भी आप यहीं देख लो, यहां लिख दे रहा हूं अनुमोदन, ठीक है, यहां पे अनुमोदन। एक और इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें, ऐसा पहली बार हुआ, देसी राज्य समझते हो आप, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो, देसी स्टेट्स, रियासतें जिसको कहते हैं, रियासतें। तो कांग्रेस और रियासतों में कोई संबंध नहीं था। तो ऐसा 1920 के अधिवेशन में ये पॉलिसी लाए कांग्रेस वाले कि जो देसी रियासतें हैं उनके प्रति भी हमारी कोई नीति होनी चाहिए कि उनका सहयोग कैसे लेना है, किस प्रकार काम करना है, ठीक है।
तो देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति प्रस्तुत की गई थी 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, देशी रियासतों के प्रति नीति। ठीक, देशी रियासतें जो होती हैं, संबलपुर, करौली, ये कई सारी रियासतें, हैदराबाद, जूनागढ़, ये तो हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा आपने। तो देशी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति घोषित की गई थी दोस्तों। ठीक है, प्रति नीति, कांग्रेस का तो काम चल ही रहा है पूरा। देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित किस अधिवेशन में की गई है? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अध्यक्षता किसने की है? राघवाचारी ने। अब दोस्तों ये आप जल्दी से छाप दो, 1-1 मिनट लगती है बहुत, जैसे हम लिखते हैं वैसे साथ में लिख लिया करो, छाप दो जल्दी से, बढ़िया से। ठीक है, बाकी अभी रिवीजन भी करेंगे मुस्कुराते हुए। और सब बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है लाइफ में, धुआं काटे हो। ठीक है, सारा टेंशन डस्टबिन में डाल के रखो। सही में दोस्तों, बिल्कुल स्माइल के साथ टेस्ट सीरीज वगैरह दो। बस इतना ही कहूँगा आप लोगों से दोस्तों। आपसे उम्र में, कई लोगों से उम्र में छोटा हूँ, कई मैं लोगों के उम्र के बराबर हूँ, कई लोगों से उम्र में 1-2 साल बड़ा भी होऊंगा। ठीक है, कुछ भी समझ लो, लेकिन आपको अगर कोई सक्सेस दिलाएगा इस पेपर में तो वो दिलाएगा रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे और नई नई चीज़ें पढ़ते चले जा रहे हो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहना 2-4 साल 10 साल, जब तक जान है, जहान है, पैसा है, मैं नाचूंगी तो नाचते रहो। रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होना है, पढ़ते रहो। बिना रिवीजन के कुछ भी नंबर ही नहीं आएंगे आपके। रिवीजन करोगे तो नंबर आपके बनेंगे। पेपर दोस्तों मैं खुल के नहीं बता सकता कुछ चीज़ें, बस इतना मानना, इतना समझ लो कि अच्छा खासा लेवल का पेपर आएगा। अपने दोस्त वोस्त हैं, पता चलता है थोड़ा बहुत। और हमेशा अब तो ये समय भी आ गया है कि माननीय आयोग अब पेपर में पैटर्न में चेंज कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 5 फुल लेंथ टेस्ट लगा लो किसी भी टेस्ट सीरीज के। जो टेस्ट आपको अच्छे लगते हो, जहाँ से आपको खरीदने हो खरीद लो। कमेंट सेक्शन में मैं बताता भी रहता हूँ कहाँ से खरीदने चाहिए। इंस्टाग्राम पर भी मैंने कई बार बताए। कहीं से नहीं खरीद पाओ दोस्तों, पैसे नहीं हो आपके पास, तो 25-30 रुपए की टेस्ट मिलते हैं मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। हर कोचिंग का 25-30-40 रुपए में टेस्ट मिलता है। 5 टेस्ट कितने के हो? और 25 रुपए का एक है तो 125 रुपए के हो गए। कोई कोचिंग में ज्वाइन करो, खरीद लाओ, अपने घर पे बैठ के आराम से लगाओ, ईमानदारी से लगाओ। 5 फुल लेंथ टेस्ट लगा लो दोस्तों। सच बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करके जाओगे तो दिमाग की नसें खुलेंगी। रिवीजन कर लो। नया पढ़ना कम करो। मतलब नया तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, लेकिन 2-3 घंटे नया पढ़ो, 2-3-4 घंटे रिवीजन करो, 1-2 घंटे प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब आपको 8-10 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर आपका आने वाला है। बहुत मौज मारी है। ठीक है, अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं कि पिछला अधिवेशन कौन सा किया था अपन ने? 1920 का। अब इसके अपन आगे चलते हैं। इसका अगला जो अधिवेशन है दोस्तों, वो अधिवेशन है 1924 का। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि गांधी जी का ये अधिवेशन है। गांधी जी ने पहली बार अध्यक्षता करी और एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी हुक्म के इक्के की तरह राज कर रहे थे। ठीक है साहब, तो ये हुआ कहाँ है दोस्तों? बेलगाम में। ठीक है, यूपीएससी ने दोस्तों पूरा इसको सवाल को ऐसा घुमा के पूछा है 3-4 साल पहले किसी परीक्षा में, एनडीए पता नहीं सीडीएस में, हमने पीवाईक्यू देखा था कि उसमें पूरी कहानी लिख दी कि 1924 में महात्मा गांधी की एकमात्र अध्यक्षता में हुआ अधिवेशन बेलगाम में संपन्न हुआ। बेलगाम किस राज्य में पड़ता है, ऐसा पूछा यूपीएससी ने। अच्छा वो चक्कर आ गए होंगे। ठीक है, तो बेलगाम दोस्तों कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। ये यूपीएससी ने राज्य पूछ लिया था इसका कि बेलगाम किस राज्य में है, कर्नाटक में है। और एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। जिसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? गांधी जी ने। ठीक है, क्लियर है? गांधी जी के द्वारा की गई 1924 का बेलगाम अधिवेशन है, कर्नाटका में बेलगाम में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी जी ने। अब दोस्तों अपन आगे समझते हैं। ठीक है, जो अगला अधिवेशन है दोस्तों वो है इंपॉर्टेंट है, और वो है 1925 का। ठीक, किसका? 1925 का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भारतीय महिला ने
कांग्रेस की अध्यक्षता करी। ठीक है, महिला अभी तक देखो आपने ये देखा था 1917 वाला, एनी बेसेंट ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, लेकिन एनी बेसेंट इंडियन तो नहीं है। तो 1925 का अधिवेशन हुआ जिसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी, वो पहली इंडियन फीमेल थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला इसकी अध्यक्ष बनी 1925 की, पहली भारतीय महिला, ठीक है, अध्यक्ष बनी, जिनका नाम क्या है दोस्तों, सरोजनी नायडू। ठीक साहब, सरोजनी नायडू। ओके, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दोस्तों देखना पड़ेगा कि 1925 का अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो अपने कानपुरिया में। ठीक है, कानपुर पड़ता है अपने यूपी में, तो 1925 का ये कानपुर का अधिवेशन हुआ। 1925 में कानपुर का अधिवेशन हुआ, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया, सरोजनी नायडू को। ठीक है दोस्तों, अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन लोग पूरा। ठीक, यहां से अपन ने देखा था कांग्रेस अधिवेशन शुरू किए थे 1901 में दिनशा वोचा, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया, और ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में शामिल हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, दिनशा वोचा। फिर 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले गाना गा रहे थे, जी से गाना हो गया ना, तू बन जा गली बनारस की, तुझे रात तलक देखूं तुझको, शाम तलक है रात तलक है, जो भी है। स्वदेशी आंदोलन का, क्योंकि 1905 में स्वदेशी आंदोलन का था, तो उसका रूपरेखा रखी गई, और बंगाल विभाजन जो हुआ था उसकी आलोचना की गई। फिर ये बंगाल विभाजन हुआ तो बड़ा आदमी चाहिए, तो 1906 में कलकत्ता में दादा साहब को बुलाया गया, दादाजी आ गए। तो पहली बार कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि बंगाल विभाजन हो गया था साहब। ठीक है, फिर अगली साल फूट पड़ गई, मामला खराब हो गया, लड़ाई हो गई साहब। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ, और कांग्रेस का इसमें दिल टूट गया। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, दुआएं तुम्हें याद रखेंगी, है ये धोखे प्यार के धोखे। ठीक है, मैंने सहे हैं हंस हंस के, किसी से कोई प्यार ना करे। तो यहाँ पे साहब धुआं मच गया, गरम दल और नरम दल के बीच में लड़ाइयाँ हो गई। जाओ मैं तुमसे रूठ जाती हूँ, मैं रूठ गई साहब 1907 में, सूरत में रूठे थे। है भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, एक झलक दिखलाए, कहीं कहीं आंचल में छुप जाए, आए हाय। तो 1907 में ये अधिवेशन था जिसमें सूरत पसंद नहीं आई साहब, फूट गई। फिर 1911 में दोस्तों कलकत्ता में हुआ, विश नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। विश मांगी के कुछ गाया जाए, तो गाया क्या गया, जनमन गढ़ पहली बार, 1911 कलकत्ता, विश नारायण धर। फिर साहब मजबूत आदमी आए 1916 में, अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ में ये अध्यक्षता हुई। लखनऊ हमारी नगरी है जहाँ पे पैचअप कराए गए, गोमती रिवर फ्रंट पे। पैचअप किन किन के बीच में हुए, गरम दल और नरम दल के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। ये बड़े बड़े दिल आपने देखे, मजबूत आदमी ही लखनऊ में पैचअप करा पाते 1916 में। आप लोगों की भी पोस्टिंग लखनऊ हो जाएगी तो पैचअप कराते रहना आराम से, माननीय सचिवालय में जिन जिन के झगड़े हों, पूरे दिन काम करो, रात में लवगुरु वाला काम भी कर लो, हमारी तरह क्या दिक्कत है, ये भी अपना काम चलता है। जिन जिन के झगड़े हो जाते हैं वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे दोस्तों, अब तो कुछ ये यूट्यूब फैमिली के लोग भी हैं जिनके पैचअप करा रहा हूँ मैं आजकल। मुझे बहुत शौक है दोस्तों, शौक क्या मतलब, मैं सच में चाहता हूँ दिल से कि दो प्यार करने वाले क्यों झगड़ें, साथ में रहें। तो अगर मैं कुछ ऐसे सजेशंस दे सकूं कि ऐसा करो वैसा करो तो कर लो, क्या दिक्कत है ना। उससे अच्छा हो जाता है। तो 1916 में जब पैचअप हुआ तो डायलॉगबाजी भी हुई। डायलॉगबाजी में क्या कहा गया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। फिर 1917 में दोस्तों कैलकाटा में अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं और पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट साहिब बनती हैं 1917 कलकत्ता। फिर ये 1919 अमृतसर पंजाब में घटना हो गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसलिए ये अमृतसर में हुआ। और तिलक जी का ये आखिरी ऐसा अधिवेशन था जिसमें तिलक जी शामिल हो पाए। ठीक है, अध्यक्षता कौन करते हैं, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, फिर नागपुर में 1920 में राघवाचारी साहब आते हैं और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ गांधी जी वाला, तो उसका अनुमोदन करते हैं और साथ में देसी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति भी 1920 के राघवाचारी अधिवेशन ये नागपुर वाले में की गई थी। ठीक है, फिर ये 1924 का बेलगाम अधिवेशन हुआ दोस्तों, कर्नाटका में ये अधिवेशन हुआ। ये याद रखना बेलगाम कहाँ है, कर्नाटका में।
एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, एकमात्र अधिवेशन है। फिर 1925 का ये कानपुर में हुआ, अपने यहाँ पे सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, जो कांग्रेस के 1925 के अधिवेशन से संबंधित हो गई। कानपुर में ये अधिवेशन हुआ। ठीक दोस्तों, अब आपके लिए कुछ 3 सवाल हैं। बढ़िया से चश्मा लगा के सवाल पूछो, कौन बना करोड़पति वाले, है ना। अच्छा बताओ, चलो चश्मा कहाँ है मेरा? लड़कियां कहती दूल्हा कहाँ है मेरा दूल्हा, ऐसे मैं कहता हूँ चश्मा कहाँ है मेरा चश्मा। है सही लग रहा हूँ? चश्मा बदल दिया मैंने आज, शीशा लगा हुआ है मेरे यहाँ पे उसी में निहार लेता हूँ मैं। अच्छा बताओ दोस्तों, 3 सवाल। ठीक है, पिछली बार 50,000 रुपये तक का केबीसी था। 1 लाख रुपए के लिए आपका सवाल ये है, आप बताइए द कैप्टिव लेडी, ठीक है, द कैप्टिव लेडी बुक है, एक मॉडर्न हिस्ट्री की एक किताब है, बहुत मशहूर। ये बुक किसने लिखी? राइटर कौन है इसकी? राइटर बताइए। पहला सवाल ये हो गया, द कैप्टिव लेडी बुक के राइटर कौन है? ये बहुत मशहूर किताब है मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक साहब, दूसरा सवाल दोस्तों, दूसरा सवाल ये है आपसे, ज्योग्राफी का ये सवाल है कि आप जो अपना ये म्यांमार है, म्यांमार देश है ना, म्यांमार से बाउंड्री शेयर करने वाले भारतीय सभी राज्यों को बताइए। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य बताएं भारत के। ये कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए दोस्तों मुझे, मतलब आपकी बुद्धि चारों तरफ चले ना, तो म्यांमार के कुछ ऐसे, म्यांमार से सटे हुए कुछ भारतीय राज्य हैं, वो आपको बताने होंगे। तीसरा सवाल दोस्तों और है। ठीक है, तीसरा सवाल है दोस्तों, वो है एनवायरनमेंट से। आप बताइए SDG 9 का संबंध किससे है? 3 सवाल आपसे हमने कमेंट बॉक्स में लिखवाए हैं, मतलब लिखने हैं। कौन कौन से तीनों हैं? द कैप्टिव लेडी किसने लिखी, म्यांमार की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से साझा होती है, और SDG 9 का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, बस आपको मैं इतनी बात बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, पैसा दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आज आपके घर वाले मम्मी पापा आपको पैसे भेज रहे हैं, कुछ लोग ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा रहे हैं। एक अचल पांडे, हमारे आंचल पांडे, पता नहीं अचल पांडे, पांडे जी कहते हैं, यूट्यूब फैमिली में है, वो इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ाते हैं। एक हमारी मैडम है, मतलब दोस्त हैं, पूरा नाम नहीं लूँगा, H मित्तल उनका नाम है, अच्छा नहीं लगता, लेखपाल है हमारे संग, बहुत स्ट्रगल कर रही है। मतलब हमारे बैच में लेखपाल थी, अभी लेखपाल है, हमारा तो कहीं और नौकरी लग गई तो हम कहीं और आ गए, तो वो अभी लेखपाल है, वो भी पढ़ाई कर रही हैं। जैसे तैसे लोग समय निकाल कर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि सबको लाइफ में पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा बहुत ज़रूरी है। जॉब में होने के बाद लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि और पैसा कमाएं, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे हम भी नौकरी में हैं दोस्तों, फिर भी हमारी महत्वाकांक्षा है कि नैतिक तरीके से पैसा कमाया जाए। एक पैसा कमाने का तरीका अनैतिक भी होता है, किसी को किडनैप कर लो, ऐसा थोड़े पैसे कमाने। इज्जत से पैसा कमाओ, टैक्स दो गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से। तो पैसा दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब आप नौकरी के प्रति समर्पित रहेंगे। बिजनेस भी कर सकते हैं आप, लेकिन अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए कि नौकरी लगे, फिर आपकी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, हंसते मुस्कुराते हुए अभी तक इतने कराए। अगले जो इसके कांग्रेस के अधिवेशन होंगे वो तीसरे पार्ट में होंगे। बहुत लंबा वीडियो हम बनाते नहीं है, ताकि आप लिखते ही चले जाओगे, कुछ याद रहेगा नहीं, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में टारगेट बनाने चाहिए। ठीक है, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, है ना, गाना सुना है आपने। इसलिए जो तमन्नाएं हैं वो इसी साल पूरी कर लो। शुक्रिया।